हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्लासेस। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वन शॉट वीडियो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम सिलेबस से उन 4 कोर टॉपिक्स को मास्टर करेंगे जहां से हर साल पेपर्स में कंफर्म्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल सिंपल और रियलिस्टिक तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं वो 4 टॉपिक्स जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका द काकातियास डायनेस्टी। देखिए, इस टॉपिक को फेमस हिस्टोरियन सिंथिया टाडबोट की रिसर्च के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। तो आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एज सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ काकतियास। एंड सेकंड क्वेश्चन, evaluate the importance of inscription with a special reference to the काकतियास। तो इस टॉपिक से कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें काकतीयास डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानने और दोबारा लिखने मीन्स रिकंस्ट्रक्ट करने में इंस्क्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछता है। तो हम इसके आंसर को अच्छे से समझते हैं। तो आंसर शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड काकतीयास कौन थे। देखिए, काकतीयास डायनेस्टी का पीरियड रफली 1175 से लेकर 1324 सी के बीच का था। इनका मेजर कंट्रोल ईस्टर्न ढक्कन यानी जो आज का मॉडल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर था। इनकी कैपिटल थी उरुगलू, जिसे आज हम वारांगल के नाम से जानते हैं। गणपति देवा, रुद्रमा देवी जैसे महान शासकों ने यहाँ राज किया और ये लोग अपने ग्रांड आर्किटेक्चर जैसे रामप्पा टेम्पल और अमेजिंग वाटर मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, हिस्टोग्राफी डिबेट्स की तरफ। देखिए, अब समझते हैं हिस्टोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अब आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आंसर की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोग्राफी से करनी चाहिए। तो समझते हैं। देखिए, साउथ इंडिया के रीजनल स्टेट के इतिहास लंबे समय तक दो बाइसेस से अफेक्टेड रहा है। फर्स्ट, कॉलोनियल व्यू, जिसमें जेम्स मिल सोचते थे कि प्री कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी बिल्कुल स्टेशनरी मीन्स यानी गतिहीन, मतलब एक जगह स्टैटिक थी, एक जगह रुकी हुई थी। एंड सेकेंड, मार्क्सिस्ट व्यू, जहाँ पे इंडियन फ्यूडलिज्म का मॉडल देके पूरे अर्ली मिडिवल पीरियड को एक डार्क एज बोल दिया गया जहाँ सिर्फ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इकोनॉमिक डिक्लाइन था। लेकिन सिंथिया टालबोट ने अपनी बुक प्री कॉलोनियल इंडिया इन प्रैक्टिस में काकतीयास पीरियड के इंस्क्रिप्शन को यूज करके इन दोनों मॉडल्स को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया। उन्होंने प्रूफ किया कि ये पीरियड स्टैटिक का नहीं बल्कि अगेरियन एक्सपेंशन और हाई सोशल मोबिलिटी का एक बहुत ही डायमिक फेज था। तो ये था आपका हिस्टोग्राफी कॉन्टेक्स्ट। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखिए, आप समझेंगे इंस्क्रिप्शन वर्सेस लिटरेरी टेक्स्ट। अब एक बड़ा सवाल आता है कि हम काकतीय हिस्ट्री पढ़ने के लिए पुरानी किताबों से ज़्यादा इन इंस्क्रिप्शन पर ही क्यों भरोसा करते हैं। तो इसके 3 बड़े मेन रीजन हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट है एक्चुअल प्रैक्टिस, मीन्स किताबें अक्सर सिर्फ आइडल्स बताती हैं पर इंस्क्रिप्शन हमें रियल लाइफ की एक्चुअल प्रैक्टिस और ट्रांजिशन का प्रूफ देते हैं। एंड दूसरा है टेम्पोरल प्रिसीजन। देखिए, किताबों में एग्जैक्ट डेट्स गायब होती है पर इंस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट डेट्स मिल जाती हैं। एंड तीसरा, स्पेशल प्रिसीजन, जिसमें किताबें जगह नहीं बताती हैं पर इंस्क्रिप्शन क्योंकि पत्थरों पे फिक्स्ड होते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि काकातीय स्टेट का बॉर्डर कहाँ तक था। तो इसलिए लिटरेचर के मुकाबले इंस्क्रिप्शन एक बेटर और ऑथेंटिक सोर्स है। इसलिए हम इंस्क्रिप्शन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी एग्रीगेट एनालिसिस को समझते हैं। देखिए, सिंथिया टालबोट ने एक नई टेक्निक यूज किया जिसे एग्रीगेट एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बजाय हजारों इंस्क्रिप्शन का एक साथ डाटा एनालाइज किया। इससे उन्होंने 3 बातें पता चली। फर्स्ट, टेम्पोरल ग्रेड, यानी टाइम के हिसाब से पत्थरों की गिनती करना। जिस दौर में ज्यादा पत्थर मिले वहां स्टेट की पावर पीक पर थी
और जब पत्थर कम मिले तो समझ लीजिए स्टेट का फॉल शुरू हो गया था। एंड दूसरा है स्पेशियल मैपिंग, यानी जगह की मैपिंग। मैप पर जहां जहां काकतीय इंस्क्रिप्शन मिलते गए, टालबूट ने उन्हें जोड़कर स्टेट की एक्चुअल फिजिकल बाउंड्री और उनके नए इलाकों में फैलाव मीन्स पेंट्रेशन ड्रॉ कर लिया। एंड तीसरा ट्रेंड एनालिसिस मीन्स, देखिए डाटा से क्लियर हो गया कि लोग अब वेट कोस्टल एरिया को छोड़कर ड्राई इंटीरियर प्लेटोज मतलब सूखे पत्थरी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ताकि वहां नए तालाब बनाकर खेती की जा सके। तो देखिए कैसे सिर्फ पत्थरों के डाटा से टालबूट ने पूरी हिस्ट्री का नक्शा खींच दिया। देखिए मैं आपको और भी इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिंथिया टालबोट ने इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए एग्रीगेट एनालिसिस, जिसे एन मास स्टडी भी कहते हैं, टेक्निक का यूज किया। तो इसके तीन हिस्से हैं। फर्स्ट टेम्पोरल ग्रिड, मतलब इंस्क्रिप्शन की गिनती में उतराव चढ़ाव को ट्रैक करके स्टेट की पावर का राइज एंड फॉल समझना। एंड सेकेंड है स्पेशियल मैपिंग, जिससे स्टेट की एक्चुअल बाउंड्रीज और नए इलाकों में उनके पेंट्रेशन को मैप करना। एंड थर्ड ट्रेंड एनालिसिस, इससे पता चलता है कि लोग वेट कोस्टल एरिया से ड्राई इंटीरियर प्लेट्स की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहे थे। तो ये आपका टालबोट का एग्रीगेट एनालिसिस। देखिए अब हम बात करने वाले हैं काकतीय सोसाइटी की सोशल फ्लूइडिटी एंड इंडिविजुअल मेरिट के बारे में। देखिए पुराने हिस्टोरियंस कहते थे कि वहाँ रिजिड कास्ट सिस्टम था, पर इंस्क्रिप्शन कुछ और ही कहानी बताते हैं। देखिए इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि काकतीय सोसाइटी बहुत ही ओपन था, जहाँ स्टेटस बर्थ से नहीं बल्कि आपकी योग्यता और पेशेंस से डिसाइड होता था। देखिए दान देने वालों में सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि पीजेंट्स, मर्चेंट्स और यहाँ तक कि वुमेन भी थी। कोई भी अपनी ब्रेवरी के दम पर नायक बन सकता था। तो इसका सबसे सुंदर और लाइव प्रूफ हमें मिलता है वासुदेव पंडित का केस, जो कि एक घोड़ों का डॉक्टर था। देखिए एक इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इसने मंदिर को जमीन और 50 काव डोनेट किया, मतलब दान में दे दिया। और पता है ये कौन था? ये एक घोड़ों का डॉक्टर था। तो इससे साफ होता है कि समाज में हॉर्स डॉक्टर भी इतना अमीर हो सकता था कि वो राजाओं की तरह बड़े दान दे सकता था और पत्थर पे अपना नाम खुदवाकर अपने सोशल स्टेटस ऊंचा कर सके। तो इसी को सिंथिया टालबोट सोसाइटी की डायमिक सोशल मोबिलिटी कहती है। तो ये था सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मोबिलिटी का। ये था सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मोबिलिटी का। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। देखिए अब बात करेंगे एजेंसी ऑफ वुमेन के बारे में। देखिए आंसर को एक बहुत ही ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप जरूर मेंशन करना है। यानी एजेंसी ऑफ वुमेन मीन्स काकतीय सोसाइटी में महिलाओं का अधिकार। देखिए आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मिडिवल टाइम्स में जो वुमेन के पास कोई आज़ादी नहीं थी, पर काकतीय इंस्क्रिप्शन इस सोच को पूरी तरह से बदल देता है। क्योंकि इन पत्थरों से क्लियर होता है कि उस दौर में वुमेन के पास जबरदस्त आर्थिक आजादी थी। मतलब इंस्क्रिप्शन में हमें ऐसे बहुत से रिकॉर्ड मिलते हैं जहां क्वींस मदर और यहाँ तक कि ऑर्डिनरी अफ्लुएंट महिलाओं ने इंडिपेंडेंट दान किए। वो बिना किसी मेल गार्जियन के सहारे अपने दम पे मंदिरों को जमीन, तालाब और एनिमल्स दान कर रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि काकतीय सोसाइटी में वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे। वो सिर्फ घर के अंदर नहीं थी, बल्कि सोसाइटी के आर्थिक और धार्मिक कामों में भी उनका एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट पब्लिक रोल था। सिंथिया टालबोट के मुताबिक ये इस समाज की मॉडर्न और डायमिक सोच का एक बहुत ही बड़ा सबूत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब आप इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। ये काकातिया स्टेट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी, जिसे हम एग्रेरियन एक्सपेंशन और नेक्सस कहते हैं। अब सवाल आता है कि हमें इसकी इस मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में पता कैसे चला। तो इसका जवाब है उनके स्क्रिप्शन से।
तो आइए इसके तीनों मेन पॉइंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है द टैंक। देखिए, इंस्क्रिप्शन पढ़ने पर हिस्टोरियन को साफ पता चला कि काकतीय रूलर्स और उनके नायक्स ने तेलंगाना जैसे सूखे इलाकों पर फोकस किया। उन्होंने इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए वहां बड़े बड़े इरिगेशन टैंक्स बनवाए। एंड सेकंड द टेम्पल। देखिए, इंस्क्रिप्शन हमें एक और बहुत मजेदार पैटर्न दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि जब भी कोई नायक किसी नए जंगल या बंजर इलाकों में तालाब बनवाता था, तो वो उसके बिल्कुल साथ एक टेम्पल जरूर बनवाता था। इसका बहुत ही बड़ा लॉजिक था। तालाब के पानी से खेती शुरू होती थी, जिससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता था, और जो नए किसान वहां बसते थे, वो मंदिर उनकी उस नई सोसाइटी का कल्चर सेंटर बन जाता था। एंड थर्ड, लेजिस्टिमेसी। तो अब तीसरा पॉइंट देखिए, नायक इस पूरे काम को इंस्क्रिप्शन पे क्यों लिखवाते थे, मतलब क्यों उस पे कर्व्ड करवाते थे। क्योंकि ये सिर्फ पुण्य का काम नहीं था, ये उनकी एक पॉलिटिकल पावर की मास्टर ट्रिक थी। जब कोई नायक किसी अनजान इलाकों में तालाब या फिर मंदिर बनवाकर और उसे पत्थर पे कर्व करवाता था, तो दरअसल वहां जनता के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता था। तो जनता को खेती के लिए पानी मिला और पूजा के लिए मंदिर, और इसके बदले में जनता ने उस नायक को अपना वैलिड रूलर मान लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलना कहते हैं। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कि कैसे टैंक और टेम्पल को जोड़कर नायक्स ने अपनी पूरी लेजिटिमेसी को मजबूत किए। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कि कैसे टैंक और टेम्पल को जोड़कर नायक्स ने अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को मजबूत किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, द राइज ऑफ तेलुगु आइडेंटिटी। देखिए, इंस्क्रिप्शन हमें एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक शिफ्ट के बारे में भी बताते हैं, जैसे सेल्डन ने वर्नाकुलराइजेशन कहा है। देखिए, काकतीय से पहले इंस्क्रिप्शन मोस्टली संस्कृत में होते थे, जो सिर्फ पैन इंडिया एलिट कल्चर की लैंग्वेज थी। लेकिन काकतीय पीरियड में तेलुगु प्राइमरी एपिग्राफी लैंग्वेज में बन गई। इंस्क्रिप्शन की शुरुआत भले ही संस्कृत यूलोजी से होती थी, पर लैंड्स, बॉर्डर, टेक्स्ट और डोनेशन की सारी एक्चुअल डिटेल्स लोकल तेलुगु में लिखी जाती थी। अब देखिए, तालबोट के अकॉर्डिंग ये स्टेट का एक कॉन्शियस एफर्ट था, ताकि एक शेयर्ड आंध्रा रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट की जा सके, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक साथ जोड़ सके। देखिए, अब हम रिफ्यूटिंग एस्टेब्लिश मॉडल्स को समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कैसे सिंथिया टालबोट ने एपिग्राफी डाटा के दम पर दो हिस्टोरियंस के थ्योरीज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट है बर्टन स्टीन सेगमेंट्री स्टेट का मॉडल, जिसमें स्टीन का मानना था कि मिडेवल किंग्स के पास कोई रियल पावर नहीं थी, वो सिर्फ नाम के राजा थे। लेकिन काकतीय इंस्क्रिप्शन ने इस बात को गलत प्रूफ किया। इंस्क्रिप्शन दिखाता है कि राजा का अपना नायक्स के ट्रांसफर, टैक्स और टैंक्स के रिसोर्सेस पर डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल था। स्टेट कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। और दूसरा है निकोलस का, जिसको किंग सेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, जिसमें निकोलस कहते थे कि सोसाइटी में सब कुछ राजा के रूल्स और रिचुअल डिक्रीज पर चलता था। लेकिन इंस्क्रिप्शन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए, पत्थरों से साफ पता चलता है कि सोशल मोबिलिटी राजा के इंटरवेंशन के बिना इंडिपेंडेंटली चल रही थी। मर्चेंट स्केल से नायक्स अपने दम पर अपनी स्टेटस बदल रहे थे। तो इन शॉर्ट, टॉलबर्ट कहते हैं कि ककतिया स्टेट कोई वीक स्टेट नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला एक पावरफुल कैटलिस्ट था, जो नए सोशल क्लास को एक्सेप्ट कर रहा था और उन्हें लेजिटिमेसी दे रहा था। इसी तरह इंस्क्रिप्शन ने पुराने पूरे इतिहास के सोचे गए मॉडल्स को भी बदल के रख दिया। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेंगे, इसका कंक्लूजन है, इसकी थोड़ी लिमिटेशन पे भी बात कर लेंगे। देखिए, इंस्क्रिप्शन ककातिया हिस्ट्री को समझने
का प्राइमरी और एवोल्यूशनरी सोर्स है, जो कि एक फ्लूइड एक्सपेंडिंग और यूनिक आइडेंटिटी वाला समाज को दर्शाता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। देखिए, ध्यान रहे, स्क्रिप्शन पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होते। ये डोनर्स द्वारा अपनी पार्टी दिखाने के लिए आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। साथ ही ये समाज के सबसे जो निचले लोग थे, जैसे लैंडलेस लेबर्स के बारे में कुछ नहीं बोलते। इन पे भी ये साइलेंट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन भी पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होते, इन पे भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, को हमने अच्छे से समझा है इस टॉपिक को। देखिए, हमारे लिए सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक विजयनगर पॉलिटिकल कल्चर है। इससे भी दो मेजर फॉर्मेट्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ विजयनगर। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इंटरनल रीजनल एंड एक्सटर्नल डायनेमिक्स हैव हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ विजयनगर। देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो इसका मतलब ये पूछता है कि विजयनगर अंपायर के टाइम पर ऐसी कौन सी पुरानी जो ट्रेडिशन थी जो लगातार चलती रही, यानी कंटिन्यू हो रही थी, और ऐसी कौन सी नई चीजें थी जो उन्होंने बाहर से सीख कर अपने अंदर बदल ली, जो चेंज को बताता है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंटरनल, रीजनल एंड एक्सटर्नल डायनेमिक्स के ऊपर पूछता है। मतलब देखिए, जब यहाँ पे हम इंटरनल डायनेमिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी हम उसके बारे में बताएंगे कि उसने अपने स्टेट के अंदर लोगों को कैसे कंट्रोल में रखना और पुरानी ट्रेडिशन को कैसे बचाया। और इसमें रीजनल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आसपास के जो पड़ोसी जो स्टेट थे, उनके साथ इनकी पावर की लड़ाई कैसी थी। और एक्सटर्नल डायनेमिक्स में हम बताएंगे कि बाहरी दुनिया से उन्होंने क्या सीखा, मतलब कौन सी टेक्निक अपनाया और खुद में क्या बदलाव लाया। मतलब यहाँ पे चेंज वाला ही पॉइंट्स आएंगे, और इंटरनल में आपके कंटिन्यूटी वाले पॉइंट आएंगे। समझ रहे हैं? तो चाहे एग्जाम में आपसे कंटिन्यूटी या चेंज पूछ ले, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स पूछ ले, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होगा। हमें बस ये बताना है कि विजयनगर ने अपने पुराने ट्रेडिशन को कैसे बचाया और नए जमाने के हिसाब से खुद को कैसा बदला। तो हम इसके आंसर को अच्छे से समझते हैं। तो हम इसके मेन कोर आंसर समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, विजयनगर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट को। तो विजयनगर, जिसको द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, देखिए, इस महान साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहरा और बुक्का ने की थी। और इसका कंट्रोल पूरे कृष्ण तुंगभाड़ा दोब और लगभग पूरे साउथ इंडिया पर था। हम्पी इनकी ग्रैंड कैपिटल थी, और इस पूरे एम्पायर पर चार बड़े डायनेस्टी ने रूल किया। संगम, सालुआ, तुलुवा और अरवेदु ने यहाँ पे रूल किया था, इन डायनेस्टी ने। तो ये आपका इंट्रोडक्शन। तो अब इसके मेन कोर आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राफिकल शिफ्ट को समझते हैं। यहाँ पे हिस्टोरियन के बीच काफी डिबेट है। जो ओल्ड पर्सपेक्टिव था विजयनगर को लेकर, के नीलकंठ शास्त्री ने विजयनगर को सिर्फ एक हिंदू बुलवर्क माना। मतलब एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ इस्लाम को रोकने और इंडिजीनियस कल्चर को बचाने के लिए बना था। बाद में बर्टन स्टेन ने इसको एक हाईली डिसेंट्रलाइज सेगमेंटरी स्टेट कहा। फिर हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन आते हैं, जैसे फिलिप क्रिस्टोफर और रिचर्ड जैसे हिस्टोरियन ने इन दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट किया। और उनका मानना था कि विजयनगर कोई आइसोलेटेड या रिजिड स्टेट नहीं था, बल्कि एक हाईली कॉस्मोपॉलिटन और हाइब्रिड साम्राज्य था, जो बदलते वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा था। तो ये था आपका हिस्टोग्राफी। देखिए, अब हम बात करेंगे इंटरनल डायनेमिक्स, द किंगशिप मेटाफर की। देखिए, ये स्लाइड आपको कंटिन्यूटी को दिखाता है, यानी पुरानी ट्रेडिशन को कैसे बनाए रखा उन्होंने। देखिए, इंटरनल डायनेमिक्स की, किसी भी एक बड़े एम्पायर को अगर अंदर रेबिलियन से बचना है, तो उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना पड़ता है। तो यहाँ हिस्टोरियन क्रिस्टोफर एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट देते हैं। उन्होंने बताया कि विजयनगर में जो अमरनायक सिस्टम था, वो सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम था।
अब इंस्क्रिप्शन में राजा को फादर और नायक को सन्स कहा जाता था। इससे क्या हुआ, इससे राजनीति एक परिवार बन गई। अब अगर कोई नायक धोखा देगा तो वो सिर्फ देशद्रोह नहीं बल्कि एक बेटा का बाप को धोखा देना माना जाएगा। और इस बाप बेटे के रिश्ते का दिखावा हर साल महानवमी फेस्टिवल में होता था, जो यहाँ पे सेलिब्रेट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे किया जाता था, जहाँ पे सारे नायक आकर राजा के सामने अपना सिर झुकाते थे। इस तरह विजयनगर ने अपनी इंटरनल कंटिन्यूटी को मेंटेन किया। तो आपको ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। देखिए, रीजनल डायनेमिक्स, हिस्टोरिकल मेमोरी। देखिए, ये स्लाइड दिखाएगा कि आसपास किन राजाओं के साथ लड़ाई का असली रीजन क्या था। देखिए, आमतौर पे हमें लगता है कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच जो लड़ाई सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई थी, लेकिन हिस्टोरियन एटन और वैगनर इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई रिलीजन का नहीं बल्कि हिस्टोरिकल मेमोरी पर कब्जा करने की थी। दोनों ही अंपायर खुद को पुराने और महान चालकोस ऑफ कल्याणी का असली वारिस मानते थे। इसका सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ है हमारे पास 1512 सी का वॉर। देखिए, जब महान राजा कृष्णदेव राय ने वामनी फोर्सेस को हराया तो उन्होंने कल्याणी शहर से सोना चांदी नहीं लूटा, उसके वजह वहां से एक चालुक्य आर्किटेक्चर की एक द्वारपाल की स्टोन मूर्ति उखाड़ कर ले आए। उन्होंने उस मूर्ति को विजयनगर में लगवाया और उसके नीचे लिखवाया कि ये सुल्तान को हराकर जीती गई है। तो कोई आम लूट नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था, ये दिखाने के लिए कि ढक्कन का असली बॉस और चालुक्य का सच्चा वारिस विजयनगर ही है। अब हम इसके एक्सटर्नल डायनेमिक्स को समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, अब हम एक्सटर्नल डायनेमिक्स की बात करेंगे, यानी विजयनगर ने भारी दुनिया से क्या सीखा और खुद में क्या बदलाव यानी चेंज किया। देखिए, हिस्टोरियन फिलिप वैगनर इसे इस्लामिकाइजेशन कहते हैं। ध्यान रहे, इसका मतलब इस्लाम धर्म अपनाना नहीं, इसका मतलब है कि बिना धर्म बदले इस्लामिक दुनिया के सेकुलर पॉलिटिकल स्टाइल, कपड़े और मिलिट्री को अपना लेना। देखिए, इसे समझने के लिए हमें 60 सेंचुरी के एक तेलुगु टेक्स्ट राइवा चेकमू का एग्जाम्पल लेते हैं। इस टेक्स्ट में उस टाइम की दुनिया को 3 यूनिवर्सल पावर में बांटा गया था। फर्स्ट है अश्वपति, जिसे लॉर्ड्स ऑफ हॉर्सेस कहा गया है, सुल्तान ऑफ दिल्ली को। एंड सेकंड है नवपति, जिसे लॉर्ड ऑफ मैन, जो विजयनगर किंग्स को बोला गया। एंड थर्ड है गजपति, जिसे लॉर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स किंग्स ऑफ उड़ीसा को बोला गया। अब इसका मतलब समझे, विजयनगर के राजा दिल्ली के सुल्तानों को अपना दुश्मन या छोटा नहीं बल्कि अपने बराबर का यूनिवर्सल सार्वभौमिक राजा मानते थे। अब इसी इज्जत और प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से उन्होंने काफी बदलाव यानी चेंज किए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने हिंदुराई सुरतना का टाइटल लिया और कोर्ट में और फॉरेनर डिप्लोमेट से मिलते वक्त उन्होंने अपनी खुली धोती ओढ़कर अरब या तुर्क स्टाइल के लंबे टर्निक कुबई और कुल्लई पहनना शुरू कर दिया। यानी कैप की बात हो रही है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो राजा देवराय समझ गए थे कि जो सुल्तान की घोड़सवारी सेना है वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में हजारों मुस्लिम, तुर्क, पर्शियन तीरंदाज भर्ती किए और उन्हें इक्ता जैसी जमीनें दी और उनके लिए विजयनगर में मस्जिदें भी बनवाई यहाँ तक। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, द टू बॉडी थ्योरी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, एक ही राजा ट्रेडिशनल धोती भी पहन रहा है और इस्लामिक कुबई और कुल्लई भी पहन रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसे फिलिप वैगनर अपनी टू बॉडी थ्योरी से समझाते हैं। देखिए, विजयनगर के राजा के दो रूप होते थे और दोनों ही अलग काम था। देखिए, फर्स्ट है पब्लिक डिप्लोमेटिक एंड सेकंड है सीक्रेट रिचुअल। देखिए, फर्स्ट समझते हैं, जब राजा कोर्ट में बैठता, सेना के पास जाता या विदेश जो डिप्लोमेट से मिलता तो वो सुल्तान की तरह कपड़े जैसे कुबई और कुल्लई पहनता था। ये उनकी एक्सटर्नल डायमेक्स थी जो दुनिया को उनकी यूनिवर्सल पावर दिखाती थी।
और यहीं पे देखिए, लेकिन वही राजा जब मंदिर में पूजा करने जाता तो वो अपने ट्रेडिशनल बिना सिला हुआ हिंदू पहनावा जैसे धोती पहन लेता था। अब ये एक उनकी इंटरनल डायमेक्स थी, जिससे वो अपनी जनता के बीच इंडिजीनियस लेजिस्टिमेसी और धर्म को बचाकर रखते थे। देखिए, अब लेगेसी द हेड्स ऑफ विजयनगर को समझते हैं। देखिए, ये हाइब्रिड कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि 1565 बैटल ऑफ टालीकोट के बाद भी अंपायर डिक्लाइन हो गया, तब भी ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे हिस्टोरियन लर्नेड बेस ने अपनी बुक द हैज ऑफ विजयनगर में दिखाया कि जो सक्सीजर नायक स्टेट्स बने, जैसे तंजावुर, मदुरई, इकरी, उन्होंने विजयनगर के उस पूरे कोर्ट पॉलिटिकल टेम्पलेट, फादर सन मेटाफोर और पर्शिनेट स्टाइल को एज इट इज कॉपी किया। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर की पॉलिटिकल कल्चर कोई रिजिड डिफेंसिव हिंदू बुलवर्क नहीं थी। ये एक महान, प्रैग्मेटिक और हाईली अडेप्टिव स्टेट था, जिसने अपनी रूट्स और कंटिन्यूटी को बचाने के लिए इंटरनल किनशिप मेटाफोर का सहारा लिया। तो वहीं जमाने के साथ चलने और चेंज को गले लगाने के लिए इस्लामाइजेशन और सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स को अपना लिया। तो इसी प्रैक्टिकल अप्रोच ने इसको अपने दौर का सबसे बड़ा और यूनिक अंपायर बनाया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा हमारा मेन टॉपिक है सूफिज्म इन द दिल्ली सल्तनत। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एग्जामिन द स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस of the Sufism during the Sultanate period with a special reference to the nature of relation between the Sufis and the state. And second question देखिए, evaluate the influence of Sufi tradition on medieval Indian society under the Delhi Sultanate with particular reference to their association with the ruling establishment। देखिए, मतलब वो आपसे दो मेन जानना चाहता है एग्जामिनर। फर्स्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड सेकंड, स्टेट रिलेशन। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। देखिए, सूफिज्म इस्लाम की एक मिस्टिक ब्रांच है, जो इसके हकीकी यानी गॉड से डायरेक्ट पर्सनल कनेक्ट और अनलिमिटेड लव पर फोकस करता है। ये लोग सिंपल लिविंग और वर्ल्डली डिजायर से दूर रहने में विश्वास रखते हैं। इनका मेन मैसेज होता है कि यूनिवर्सल पीस और इंसानियत की सेवा करना, जिसे हम सुलई कुल कहते हैं। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। देखिए, अब सूफी ऑर्डर्स को समझते हैं, यानी सिलसिलास। देखिए, इंडिया में सूफीज्म का स्प्रेड अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर के थ्रू हुआ है, जिसे हम सिलसिला कहते हैं। देखिए, सल्तनत पीरियड में दो सिलसिला सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। पहला है चिश्ती सिलसिला, जो नॉर्मल पीपल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जिसमें बाबा फरीद और शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे बड़े संत हुए। और दूसरा है सूरावादी। देखिए, ये सिलसिला जो पंजाब और मुल्तान के रीजन में काफी स्ट्रांग था, जिसके मेन पाइनियर शेख बाहुद्दीन जकरिया थे। देखिए, इन दोनों सिलसिला ने अपने हब्स बनाए थे, जिसके खाना का या जमात खाना कहा जाता था। एंड थर्ड, ये देखते हैं नक्शबंदी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, ये शरिया फॉलो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन हमारे लिए चिश्ती सिलसिला और सुहरावादी है। अब हम इसके थोड़े हिस्टोग्राफी की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो हिस्टोग्राफिकल शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, लंबे समय तक कॉलोनियल और ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो सूफी सन सिर्फ शांति प्रिय साधु थे, जिनको समाज और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे सुनील कुमार और रिचर्ड जैसे हिस्टोरियन ने इस पुरानी सोच को बदल दिया। उन्होंने प्रूव किया कि जो सूफीज थे वो मिडिवल सोसाइटी के एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल सेंटर थे, और स्टेट के साथ उनका रिश्ता एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स टेंशन एंड अकोमोडेशन पर चलता था। देखिए, अब बात करें कि हिस्टोरिकल सोर्स की, यानी सूफी इतिहास को समझने के लिए हमें ऑफिशियल क्रॉनिकल्स के बजाय एक अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट कॉर्पस मिलता है, जिसे हम
तीन हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है मलफूजात, यानी सूफी संत की डेली कन्वर्सेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फौइद अल फौद, जिसमें निजामुद्दीन औलिया की बातें अमीर हसन ने कंपाइल की है। ये सोर्स कोड क्रॉनिकल्स के अपोजिट रजाओं के वजह आम जनता, मार्केट्स और औलिया के लाइफ अकाउंट देता है। एंड दूसरा है मकतूबात, यानी इनका लेटर जो उनके आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्टैंड को दिखाता है। एंड तीसरा तजीरस, यानी जो बायोग्राफिक्स है, जैसे मीर ख्वाद की जो बायोग्राफी है प्यार और औलिया। तो ये थे कुछ सोर्स। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम सोसाइटियल इम्पैक्ट की। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें इगैलिटेरिज्म। मीन्स उनकी, देखिए, जो जमात खाना था उसमें कोई भी छोटा या बड़ा कास्ट सिस्टम ही नहीं था। चाहे वो कोई भी रिलीजन का बंदा हो, सबके साथ इक्वली ट्रीट होता था वहाँ पे। अब सेकंड देखिए लंगर। देखिए, उन्होंने लंगर शुरू किया जो गरीबों के लिए बड़ा सोशल सेफ्टी नेट बन गया। एंड थर्ड, वर्नाकुलराइजेशन। देखिए, उन्होंने अरबिक छोड़ के जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे अर्ली हिंदी या अवधी का यूज किया, जो नॉर्मल पीपल्स थे उनसे कनेक्ट होने लगे। एंड फोर्थ है कल्चरल सिंथेसिस। देखिए, सूफी ने लोकल जो योगीज के साथ बैठ के उनकी तरीके से, जैसे प्राणायाम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अपने जिक्र में शामिल किया, जिनसे एक एक कह सकते हैं मिक्स्ड कल्चर पैदा हुआ। तो ये था इनका सोसाइटी पे इनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली चीजें था। इन्होंने, मतलब सूफीनिज्म ने सोसाइटी में एक क्रांति ला दी थी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ विलायत को। देखिए, हिस्टोरियन के निज़ामी ने एक ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है जिसे विलायत कहते हैं। यानी हिस्टोरियन निज़ामी समझाती हैं कि मिडिवल इंडिया में पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि पावर का एक डबलवटी चल रहा था। यानी राज करने की ताकत दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ सल्तनत और दूसरी तरफ थी विलायत। तो सबसे पहले हम सल्तनत को समझते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं कि सल्तनत के पास कैसी पावर थी। उनके पास फिजिकल मिलिट्री, यानी तलवार, सेना और डर की ताकत थी। पर सुल्तान की ताकत की एक बाउंड्री थी। एक राजा का हुक्म सिर्फ वहीं तक चलता था जहां तक उसकी बॉर्डर यानी ज्योग्राफी थी। देखिए, बॉर्डर के बाहर उसकी पावर जीरो थी। अब विलायत को समझते हैं। देखिए, दूसरी तरफ विलायत जैसे सूफी शेख, उनकी खानका से चलती थी। उनके पास ना सेना थी ना तलवार, पर इनके पास पब्लिक फेथ और मोरल अथॉरिटी थी, जो सूफी संत का राज जमाने पे नहीं, दिलों पे था। इसलिए इनकी पावर की कोई बाउंड्री नहीं थी। ये सूफी आइडियोलॉजी के मुताबिक जमीन पे असली और सच्चा रूलर राजा नहीं, बल्कि ये सूफी संत ही थे। देखिए, अब सवाल ये आता है कि दोनों में डोमिनेंट कौन था। असल में फिजिकल रूलर्स को अगर हम आम जनता के बीच अपनी पॉलिटिकल पावर और इज्जत टिकाए रखनी थी, तो इन सूफी संत के मोरल सपोर्ट और ब्लेसिंग की सख्त जरूरत होती थी। तो बिना सूफी के आशीर्वाद के जनता सुल्तान को अपना सच्चा राजा नहीं मानती थी। देखिए, अब डाइवर्जेंट मॉडल्स ऑफ स्टेट एसोसिएशन को समझते हैं। यानी देखेंगे कि अलग अलग सूफीज का स्टेट के साथ कैसा रिश्ता था। अब इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रिश्ते थे। फर्स्ट देखिए चिश्ती मॉडल एंड सेकंड सुहरावर्दी मॉडल। देखिए, फर्स्ट पहले हम इसको समझते हैं, चिश्ती मॉडल को। ये टोटली आइसोलेशन पे बात करते थे। मतलब इसमें सारे सूफी संत राजा के आसपास नहीं जाते थे। इसमें एक बहुत ही बड़ा डिवाइड था। पहली बात करते थे कि चिश्ती सिलसिला, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया, इनका असूल बिल्कुल साफ था, टोटल आइसोलेशन। मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स और कोर्ट से इन्होंने टोटली दूरी बना के रखा है। यहाँ तक इन्होंने अपने फॉलोअर्स से भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, कोई भी राजा के दरबार में नहीं जाएगा और ही ना कोई स्टेट
से कोई ज़मीन या फिर गिफ्ट्स लेगा। तो फिर अब सवाल है कि इनका जो खाना का था, यानी जो इनका आश्रम था, ये वो चलता कैसे था? देखिए, ये बिन मांगी हुई चैरिटी पर जिंदा रहते थे। मतलब ये लोग जनता के बीच उन्हीं की तरह गरीबी में रहते थे, तो इसलिए कॉमन पीजन्स या फिर आर्टिशियन ने इन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। जनता के लिए वही इनके असली राजा थे। तो हरा वर्दी मॉडल देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये क्या करते थे, ये लोग एक्टिव कोलैबोरेशन पे बात करते थे। यानी इनका अप्रोच चिश्ती से बिल्कुल अलग था। इनका मानना था कि हम एक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, यानी अगर कोई आपको धर्म फैलाने हैं तो आपके पास ताकत और पैसा दोनों होना चाहिए। इसलिए इन्होंने राजा से रॉयल गिफ्ट्स और बड़ी बड़ी जमीनें खुशी खुशी में एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने दरबार में बैठने में कोई शर्म नहीं आती थी। यहाँ तक ये इन्होंने गवर्नमेंट्स की सबसे बड़ी रिलीजियस पोस्ट जैसे शेख अल इस्लाम भी एक्सेप्ट की, ताकि वहाँ राजा को पॉलिसीज बनाने में गाइड कर सके। तो ये था आपका दो मॉडल, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए, आप समझते हैं पैट्रोनेज एज लेजिटिमेसी को। देखिए, अभी जो रिलेशन था स्टेट के साथ सूफीज का, यानी अब इसे दूसरे एंगल से देखते हैं, यानी सुल्तान के नजरिए से देखते हैं। देखिए, हिस्टोरियन सुनील कुमार एक बहुत ही शानदार थ्योरी देते हैं, जिसे हम पैट्रोनेज एज लेजिटिमेसी कहते हैं। देखिए, 13th सेंचुरी में जो दिल्ली के सुल्तान जैसे इल्तुतमिश और बलबन थे, वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। उनकी आम जनता पर पकड़ बहुत ही कमजोर थी। अब इन सुल्तानों के दरबार में कट्टर धार्मिक नेता होते थे, जिन्हें आप ओलिमा कहते हैं। ये ओलिमा सुल्तान पर दबाव डालते थे कि पूरे राज्य में सख्त इस्लामिक कानून लाया जाए। सुल्तान जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो नॉन मुस्लिम जनता बगावत कर देगी। तो सुल्तानों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सूफी सेंट्स जो यूनिवर्सल पीस और प्यार की बातें करते हैं, उन्हें अपना सपोर्ट और पैट्रोनेज देना शुरू किया। सुल्तान ने इन पॉपुलर सूफीज को एक आइडियोलॉजिकल शील्ड की तरह यूज किया। जब भी ओलिमा शक्ति की बात करते तो सुल्तान इन इंक्लूसिव सूफीज की तरफ इशारा करके ओलिमा को चुप करा देते और आम जनता का सपोर्ट जीत लेते। तो बेसिकली सूफीज का आशीर्वाद सुल्तान के लिए अपनी कुर्सी बचाने का एक पॉलिटिकल टूल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, आपको क्या लगता है कि हमेशा से रिश्ता क्या शांति वाला रहा है सूफीज और सुल्तान के बीच? देखिए, जहाँ दो बड़े पावर सेंटर होते हैं वहाँ टकराव जरूर होता है। तो जैसे सुल्तान को सूफी की पॉपुलैरिटी से बहुत डर लगता था। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया के खाना काम में जब आने वाला था, तो वहां पे मैसिव भीड़ होती थी। तो इतना वो डर गया था कि उसने वहां पे अपने जासूस बैठा दिए थे, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। और इसी टकराव का सबसे आइकॉनिक और सिनेमेटिक क्लैश हुआ था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच। देखिए, हुआ ये था कि सुल्तान जब बंगाल जीतने गया था, तो वहां से उसने गुस्से में ऑर्डर भेजा कि मेरे दिल्ली लौटने से पहले शेख दिल्ली छोड़ दे। तब शेख निजामुद्दीन औलिया इतिहास का सबसे फेमस डायलॉग बोला था, हनूज दिल्ली दूर अस्ती। ये फारसी का वर्ड है, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ये सच में क्या हुआ, देखिए, सुल्तान दिल्ली पहुंचने से ही ठीक पहले ही एक पवेलियन गिरने से एक अजीब इंसिडेंट में मारा गया। अब इस एक इवेंट ने पूरी आम जनता के दिमाग में ये बात सेट कर दी थी कि सुल्तान की टेम्पोरल पावर, यानी तलवार, चाहे जितनी भी बड़ी हो, सूफी की स्पिरिचुअल विलायत यानी रूहानी ताकत हमेशा ऊपर रहेगी। समझ रहे हैं? देखिए, सुल्तान आए और गए, पर सूफी संत आज भी दिलों पर राज करते हैं। तो अब जल्दी से इसके कंक्लूजन को समझ लेते हैं। देखिए, के ए निजामी, सुनील कुमार और रिचर्ड ईटन के स्टडीज से ये क्लियर है कि सूफी संत कोई पैसिव या डिस्कनेक्टेड लोग नहीं थे। इन्होंने जमात खाना और लंगर के थ्रू अल्टरनेटिव स्पेस बनाकर कास्ट सिस्टम को
पुश बैक किया, और साथ ही स्टेट के साथ उनका डायमिक इक्वेशन दिखता है कि सुल्तान की तलवार भले ही कितनी भी तेज हो, लेकिन उससे मास एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रू लेजिटिमेसी पाने के लिए हमेशा सूफीत से विलायत के मोरल वैलिडेशन की जरूरत पड़ती ही थी। देखिए, अब चौथा हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है द एकता सिस्टम। इस पे भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या फिर शॉर्ट में पूछ लेगा या फिर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। तो हम इसके आंसर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। देखिए, इक्ता एक अरबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट। यानी इसका सिंपल मतलब है कि सुल्तान अपने ऑफिसर को कैश सैलरी देने के बजाय किसी स्पेसिफिक लैंड एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे देता था। लेकिन याद रहे, इक्तादार या मुफ्ती ये उस जमीन के ऑनर नहीं होता था, उसे सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, यानी राइट मिलता था। तो इसकी हम फाउंडेशनल थ्योरी को अब समझेंगे। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में इसका एक क्लासिकल प्रिंसिपल सबसे पहले निजाम अल मुल्क तूसी ने अपने फेमस बुक सियासतनामा में दिया था। तूसी ने क्लियर किया था कि इक्तादार का काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन है, जमीन पे कब्जा नहीं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे पीटर जैक्सन एंड सुनील कुमार ने ये प्रूव किया कि इक्ता कोई फिक्स्ड या स्टैटिक सिस्टम नहीं था। ये सुल्तान की पावर और तुर्किश नोबिलिटी के आपस के बैलेंस के हिसाब से लगातार बदलाव और इवॉल्व होता रहा। अब हम इसके एवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट फेज के बारे में। देखिए, मियाजुद्दीन और इल्तुतमिश के टाइम से फर्स्ट फेज शुरू होता है। देखिए, हिस्टोरियन सुनील कुमार बताते हैं कि 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एकता कोई सफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल यूनिट नहीं था। ये नए और जो विरोधी एरियाज को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रंटियर मिलिट्री कमांड की तरह काम करता था। इल्तुतमिश ने कंट्रोल सॉलिड करने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट है लार्ज इक्तास एंड सेकंड है स्मॉल इक्तास। देखिए, जो बड़े प्रोविंसेस थे और हाई रैंकिंग मुफ्तीस को दिए जाते थे, और जो स्मॉल इक्तास जो गंगा यमुना डॉब में ऑर्डिनरी तुर्किश सोल्डर के सैलरी के रूप में ये दिया जाता था। तो ये था इसका फर्स्ट फेज। देखिए, अब हम फेज टू के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें क्या था कि यहाँ पे जब बलबन का पीरियड आया, बलबन ने पहली बार प्रोविजनल मुफ्तीज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रोकने की कोशिश की। इसके लिए उसने हर इक्ता में एक सेंट्रल फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किए जिसे ख्वाजा कहा जाता था। देखिए, ख्वाजा का काम था कि अकाउंट चेक करना और रेवेन्यू कलेक्शन पे कड़ी नजर रखना। तो इस तरह बलबन ने मॉनिटरिंग शुरू की। देखिए, 1266 का एक इंसिडेंट समझते हैं। देखिए, पीटर जैक्सन ने बलबन के टाइम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया है। देखिए, बलबन ने दोआब के स्मॉल तुर्की सोल्जर के बैकग्राउंड की चेकअप करवाई। अब उसने देखा कि बहुत सारे पुराने सैनिक अब बूढ़े और वॉर के लिए अनफिट हो चुके हैं, पर उनके बेटा बिना किसी सर्विस के ही इक्ता का हेरिडेटरी प्रॉपर्टी की तरह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बलबन ने उन सारे इक़्तास को जब्त करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस कोतवाल मलिक फखरुद्दीन के प्रेशर और अपोजिशन की वजह से सुल्तान को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। अब ये इंसिडेंट दिखाता है कि सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ इलीट नोबिलिटी का सोशल प्रेशर कितना स्ट्रांग था। तो ये इंसिडेंट है। देखिए, अब फेज थ्री को समझते हैं। देखिए, फेज थ्री में यानी अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जहां एकता सिस्टम अपने ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के पीक पर पहुंच गया, अलाउद्दीन ने स्मॉल एकतास को पूरी तरह से खत्म करके डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल खालिसा लैंड में मर्ज कर दिया। साथ ही अकाउंट्स के स्ट्रिक्ट ऑडिट के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे दीवाने मुश्ताक राज कहते थे। अब जो इक्तादार्स थे वो इंडिपेंडेंट स्लॉट्स नहीं बल्कि एक obedient टैक्स कलेक्टर बन चुके थे। देखिए, अब सरप्लस एक्सट्रैक्शन द फॉजिल को समझते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन के दौरान एक नया रूल इन्फोर्स हुआ जिसे हम फॉजिल
का प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए सिस्टम बहुत ही सिंपल था। इक्ता से जितना भी टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से मुक्ति और उसकी आर्मी को ऑथराइज खर्चा माइनस किया जाता था। इस खर्चे के बाद जो भी सरप्लस या एक्स्ट्रा अमाउंट बचता था तो उसे फॉजिल कहा जाता था। अब ये रूल ये था कि फॉजिल को कंपल्सरली रूप में सुल्तान की सेंट्रल ट्रेजरी में डिपॉजिट करना पड़ता था। तो इसी प्रोविजनल एक्सट्रैक्शन पर पूरा कंट्रोल सेंटर को हो गया। देखिए अब फेज 4 की बात करेंगे। देखिए फेज 4 में तुगलक पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया बदलाव किया। इसने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आमिल और वली को अलग अलग अपॉइंट किया ताकि जो लोकल लेवल पर पावर कंसोलिडेट ना हो सके। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक के आते ही ये पूरा सेंट्रलाइज्ड ग्रिप ढीला हो गया और अपनी आर्मी और नोबिलिटी को खुश करने के लिए फिरोज शाह ने सारे इक़्तिदार को हेरिडेटरी बना दिया। अब इस एक स्टेप ने पूरे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी छीन ली और इसे एक रिजिड फ्यूडल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब हम इसके सेकंड लास्ट पॉइंट को समझेंगे, वर्किंग एनालिसिस प्लस टाइमिंग्स को। देखिए अगर हम इस पूरे सिस्टम की क्रिटिकल एनालिसिस करें तो एकता सिस्टम सेंटर और नोबिलिटी के बीच का एक जो पावर पैरामीटर था। जब जब दिल्ली का सेंटर स्ट्रॉन्ग था जैसे इल्तुतमिश बलबन या खिलजी के टाइम, तब तब इक़्तिदार डर कर रहते थे और एक अकाउंटेबल कलेक्टर की तरह काम करते थे। लेकिन जैसे ही सेंट्रल कमजोर हुआ जैसे फिरोज शाह के बाद, तो इन्हीं इक़्तिदार्स ने अपनी इक़्तिदार को इंडिपेंडेंट किंगडम्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जौनपुर और मालवा, ये दो बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं। देखिए भले ये सिस्टम में आगे चलकर काफी डिफेक्ट्स आए हो और ये डिके हो गया हो, पर इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इक्ता सिस्टम के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ने दिल्ली सल्तनत को वो स्ट्रक्चर और मिलिट्री पावर दी जिसकी वजह से शुरुआती इस्लामिक एक्सपेंशन पूरे सब कॉन्टिनेंट में पॉसिबल हो सका। तो हमने अभी चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।